गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एस.एल. यादव। अपनी जो लास्ट क्लास थी बीएससी सेकंड ईयर के लिए, उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी मैथमेटिकल फिजिक्स में। आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। मैंने जब बुक देखी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे ये जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब बात हमारे को ये करनी है कि इन क्वेश्चंस को हमारे को सोल्व करना है। देखो सोल्व कैसे होगा, किस तरीके से हम इनको सोल्व कर पाएंगे, उसके लिए कुछ बातें हमारे को भी और समझनी चाहिए कि उनके आधार पे हम इन सारी बातों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं और आसानी से जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम निकाल पाएंगे। मैं उसी को सोल्व करने के लिए यहाँ कुछ काम करता हूँ। देखो एक बार, सबसे पहले मैं जो मेरे को यहाँ जरूरत है उनको एक नोट डाल के लिख रहा हूँ मैं कि इस नोट में जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी वो सारे मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहली बात कि देखो जो संरक्षित क्षेत्र होगा, क्या कह रहे हैं हम, कई बार पूछता है संरक्षित क्षेत्र। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास कि सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। ये बात हमारे को सिद्ध करनी है। तो पहली बात कि संरक्षित क्षेत्र होता क्या है या किस तरीके से संरक्षित क्षेत्र हम सिद्ध कर पाएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूं कि संरक्षित क्षेत्र, तो सबसे पहला काम होगा आपका कि संरक्षित क्षेत्र का आप कर्ल निकालोगे। क्या निकालोगे भाई? कर्ल। और संरक्षित क्षेत्र का अगर कर्ल आपके पास 0 आ जाए, संरक्षित क्षेत्र का कर्ल क्या आ जाए आपके पास 0, तो हम उसको क्या कह देंगे, फिर वो क्षेत्र क्या है, संरक्षित क्षेत्र। मतलब कि कोई भी एक क्षेत्र दे दे हमारे पास, फील्ड हो, और उसके लिए ये कह दिया जाए कि हम उसका कर्ल निकाले, और कर्ल निकालने के बाद अगर हमारे पास 0 वैल्यू आ जाती है तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, फिर संरक्षित क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो पहली बात, तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि संरक्षित क्षेत्रों के लिए उनका कर्ल हमेशा शून्य होता है। समझ में आ गया भाई? सेकंड पॉइंट कि देखो संरक्षित क्षेत्र, अगला सेकंड है हमारे पास परिनालिकीय क्षेत्र। परिनालिकीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कि कई बार पूछते हैं ये परिनालिकीय क्षेत्र से रिलेटेड बातें, तो ध्यान रखना कि परिनालिकीय क्षेत्रों के लिए उनके जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास कि परिनालिकीय क्षेत्रों के लिए उनके डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। परिनालिकीय क्षेत्रों के लिए उनके डाइवर्जेंस का मान 0 होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? अब देखो थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि ये कह दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, क्या कह रहा हूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? एक परिनालिकीय क्षेत्र। तो उसका जो डाइवर्जेंस होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिकीय क्षेत्र होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? अब 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे पास। अब चौथा पॉइंट और देख लो। कई बार पूछते हैं आघूर्णी फलन, या अघूर्णी भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, आघूर्णी फलन। जैसे कि इनमें एक प्रॉब्लम दी हुई थी मेरे पास, कौन सी है भाई, वो ये सेकंड सॉरी, कि सिद्ध करो कि परिभाषित कण का वेग आघूर्णी फलन है। यानी कि क्या कह रखा है कि आघूर्णी फलन होता क्या है, किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे, तो ज्ञात कैसे होगा वो, आघूर्णी फलनों का भी अगर आप कर्ल लेना चाहोगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। तो भाई चौथा पॉइंट क्या आ गया हमारे पास कि आघूर्णी फलनों के कर्ल का मान 0 होता है। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? आगे देखो एक छोटी सी बात और कि हम कह रहे हैं अवकलज संकारक। अवकलज संकारक मतलब कि डेल्टा। इस डेल्टा की कुछ वैल्यू है। किस तरीके से? 3 तरीके से हम इन डेल्टा को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने डेल्टा के साथ किसी फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट किया है, क्या किया है कि डेल्टा के साथ कोई फंक्शन है जिसका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो भाई ध्यान रखना ये डाइवर्जेंस होता है। क्या होगा ये? डाइवर्जेंस।
अगर किसी भी फंक्शन का डेल्टा के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट किया है तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस। दूसरी बात, अगर डेल्टा के साथ आपने किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, क्या कह रहे हो आप कि डेल्टा का किसी फंक्शन के साथ आपने क्रॉस प्रोडक्ट कराया है तो वो उसका कर्ल कहलाता है। कोई दिक्कत है? बाकी फर्स्ट ईयर में आपने अच्छे से देखा भी होगा। और तीसरा, अगर डेल्टा ही है तो यहां ध्यान रखना, डेल्टा ही है तो उसे हम अदिश प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलोगे भाई? अदिश प्रवणता। समझ जाओगे यहां तक? दो बात और सुनो छोटी छोटी, कि अदिश प्रवणता जो होती है, अदिश प्रवणता हमेशा अदिश राशियों की ज्ञात की जाती है। ठीक है ना? अदिश प्रवणता हमेशा अदिश राशि जो होंगी उन्हीं की ज्ञात करेंगे, जबकि कर्ल व डाइवर्जेंस, जबकि कर्ल व डाइवर्जेंस हमेशा सदिश राशियों का ज्ञात किया जाएगा। हमेशा कैसी राशियों का ज्ञात करेंगे? सदिश राशियों। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो बच्चों, कि जैसे कर्ल और डाइवर्जेंस हम पढ़ चुके हैं, एक छोटी सी बात और, कि अगर हमारे पास ये कह दिया जाए कि कर्ल ग्रेडियंट या कर्ल डाइवर्जेंस, कर्ल ग्रेडियंट फाई, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारे पास? 0। या आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, कि इसको कर्ल को तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इनटू ग्रेडियंट है ना, तो ग्रेडियंट को भाई डेल और फाई साथ में है तो फाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0। कोई दिक्कत है यहां तक? आपको समझ जाओगे यहां तक? आगे देखो कि ये तो पहला पॉइंट हो गया, एक रिलेशन था जो। अगला रिलेशन, कि अगर आपको कह दिया जाए कि डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर कोई भी फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। कि डाइवर्जेंस कर्ल किसी स्टेप फंक्शन के लिए ले रहे हो आप ए वेक्टर के लिए, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। अगर मैं खोल के लिखूं डाइवर्जेंस को, तो बताओ डेल्टा डॉट लिखेंगे, कर्ल को क्या लिखेंगे? डेल्टा गुणा ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे कैसे, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहां? 0। कोई दिक्कत है यहां तक? कर सकते हो? ये बातें हमारे पास आ चुकी है। एक दो रिलेशन और होते हैं छोटे छोटे, जो आपने लास्ट क्लासों में पढ़े होंगे, शायद याद है या नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां, कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटू यू होता है, और एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटू वी होता है। कोई सॉरी, यहां आता है वी और इस जगह आता है यू, मतलब स्थितिज ऊर्जा और ये विद्युत विभव। समझ में आ गया यहां तक? एक बार सारे पॉइंट वापस देख लो, कि संरक्षित क्षेत्रों के कर्ल का मान 0 होता है, परिनालिकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिकीय क्षेत्र है, अतः चुंबकीय क्षेत्रों के डाइवर्जेंस का मान भी 0 होगा, आघूर्णी फलनों के कर्ल का मान हमेशा 0 होता है। अवकलज संकारक की बात करते हैं, डेल्टा से लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट है तो कर्ल, और अगर सीधा ही डेल्टा लिखा हुआ है तो अदिश प्रवणता। ध्यान रखना, अदिश प्रवणता हमेशा अदिश राशियों की ज्ञात करेंगे, कर्ल और डाइवर्जेंस सदिश राशियों के लिए ज्ञात किया जाता है। कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0 होता है, डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया, और ये इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? रिलेशन। ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें थी जो शायद आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हमारे को याद नहीं है तो एक बार हमने वापस उनको रिपीट कर लिया है। अब देखो, इन्हीं के आधार पे हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। सबसे पहले क्या कह रखा है कि सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। सबसे पहली बात कि पहला इक्वेशन मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। आप ये बताओ कि हम जानते हैं कि E वेक्टर इक्वल टू
माइनस डेल्टा इंटू वी होता है। ये बात पता है या नहीं है? यहां से मतलब जो क्षेत्र दे रखा है उस क्षेत्र को मैं लिख चुका हूं। यहां क्या सिद्ध करना है भाई? संरक्षी क्षेत्र। मैं लिखता हूं यहां, चूंकि संरक्षी क्षेत्र का कर्ल हमेशा शून्य होता है। संरक्षी क्षेत्र का कर्ल हमेशा क्या होगा? शून्य। अगर हमारे को संरक्षित क्षेत्र निकालना है तो कर ले लेते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दी। मैं क्या कह रहा हूं कि समीकरण एक के दोनों पक्षों का कर्ल लेने पर, जैसे ही मैंने समीकरण एक के दोनों पक्षों का कर्ल लिया तो यहां देखो ई वेक्टर, तो मैं क्या इसको ये लिख दूं क्या कि कर्ल ई वेक्टर इक्वल टू, यहां माइनस तो बाहर आ ही रहा है और ये आ गया कर्ल डेल्टा वी। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक समझ जाओगे अच्छे से। आगे देखो, क्या मैं इसको कर्ल को डेल्टा गुणा लिख सकता हूं? क्योंकि कर्ल का मतलब ये हो गया ये क्रॉस में, यहां ई वेक्टर था, ई वेक्टर इक्वल टू इस कर्ल को, माइनस का साइन था माइनस का साइन, कर्ल को डेल क्रॉस लिख सकते हैं, साथ में क्या चल रहा है? डेल इंटू वी। समझ में आ गया यहां तक? आगे देखो भाई, डेल इंटू ई इक्वल टू, एक छोटा सा काम जो तुमने लास्ट ही पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, कि डेल इंटू डेल फाइव इक्वल टू कितना होता है? 0। तो यहां आ गया मेरे पास कि डेल इंटू डेल फाइव इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो डेल इंटू डेल वी है, वही बात है ये। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब बताओ, ई वेक्टर का जो कर्ल है वो 0 आ गया, तो संरक्षी क्षेत्र है या नहीं है? अतः ई वेक्टर या कोष्टक में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है। क्या है? एक संरक्षी क्षेत्र है। कर सकते हो या नहीं कर सकते भाई? सेकंड प्रॉब्लम देखो, सिद्ध करो कि परिभाषित कण का वेग आघूर्णी फलन है। सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास? दे रखा है कि जो वेग है वो कितना आ गया आपके पास कि 2x i कैप प्लस 2i j कैप, या वेग v इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास गिवन है पहले से। ठीक है, हमारे को क्या प्रूव करना है कि वेग एक आघूर्णी फलन है। आघूर्णी फलन मतलब, आघूर्णी फलन कर्ल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। तो मतलब यहां इस वेग का कर्ल अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कह देंगे कि वो एक आघूर्णी फलन है। तो मैं क्या कहता हूं कि अवकलज संकारक की परिभाषा से, अवकलज संकारक की परिभाषा से, जैसे ही मैंने अवकलज संकारक की परिभाषा लिखी तो डेल इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या बोल दिया? सेकंड बोल दिया। समझ जाओगे यहां तक? क्योंकि आघूर्णी फलनों का कर्ल हमेशा कितना होता है? 0। मैं लिख देता हूं यहां कि आघूर्णी फलनों का कर्ल हमेशा 0 होता है। जैसे ही मैंने आघूर्णी फलनों के कर्ल की बात 0 कही तो यहां क्या जाएगा कि डेल इंटू वी इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए ना हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं हम? 3। समझ जाओगे? अब आपको क्या करना है? देखो डेल की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है,
दोनों को पुट कर दें यहां, लिखता हूं मैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो भाई आ गया मेरे पास कि डेल वेक्टर गुणा वी वेक्टर इक्वल टू डेल की वैल्यू ये थी, तो ये आ गया आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? गुणा वी की वैल्यू कितनी आ गई? 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। समझ जाओगे यहां तक? देखो भाई आगे जैसे ही मैं इसको आगे लिखता हूं तो मेरे पास आ गया कि डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल टू, जब दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो इस डिटरमिनेंट में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड। और वी की वैल्यू सॉरी 2x 2y 0। समझ गए भाई यहां तक? ये वैल्यू जो दे रखी थी उसको यहां पुट कर चुका हूं मैं। मेरे पास क्या आ गया कि डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल टू, खोल देते हैं इसको, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप को ओपन करता हूं तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ गया भाई 0 माइनस डेल अपॉन में डेल जेड 2y। ठीक है भाई, माइनस जे कैप को करेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0 माइनस डेल अपॉन में डेल जेड 2x। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो भाई प्लस के कैप कराएंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे साथ कराया तो डेल अपॉन में डेल एक्स 2y माइनस डेल अपॉन डेल वाई और ये कितना जाएगा 2x। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल टू, दो तो बाहर आ जाएगा तो माइनस का 2 डेल वाई अपॉन डेल जेड आई कैप, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ गया डेल अपॉन डेल जेड एक्स जे कैप प्लस 2 बाहर आ गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स के कैप माइनस 2 बाहर आ गया डेल एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। समझ जाओगे यहां तक? आगे देखो मैं एक बात कह रहा हूं यहां एक्स वाई व जेड स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। अतः अगर ये स्वतंत्र चर है तो देखो क्या जाएगा भाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई या फिर डेल वाई अपॉन डेल जेड या फिर डेल एक्स अपॉन डेल जेड या फिर डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0, क्योंकि खुद के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो वैल्यू जो सोल्व होता है फंक्शन वो आएगा और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को कहा इसलिए आपके पास क्या जाएगा डेल वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल टू 0। अतः कण का वेग 1
आघूर्णी फलन है। कर्ण का वेग क्या जाएगा? एक आघूर्णी फलन। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? आगे देखो, हटाता हूं मैं इसको। थर्ड प्रॉब्लम देखना, इसके ऊपर क्या क्या रखा है कि यदि विद्युत विभव निम्न रूप में उपस्थित है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। क्या पूछी है आपसे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं लिखता हूं यहां थर्ड क्वेश्चन के लिए। हमारे को दिया क्या है भाई? दिया है विभव, या विद्युत विभव बोल देता हूं मैं, कि विद्युत विभव V इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बोल देता हूं मैं इसको। तो तीसरा क्वेश्चन था कि विद्युत विभव V इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कि यदि विद्युत विभव निम्न रूप में उपस्थित है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है हमारे को? तीव्रता। V की वैल्यू मैं ऐसे कैसे लिख चुका हूं यहाँ। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके आगे देखो भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है? संबंध होगा भाई कि E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटू वी वेक्टर, सॉरी V, क्योंकि विद्युत विभव तो एक अदिश राशि होती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया? 2। समझ में आ गया यहां तक? जो बात पूछी थी उस बात को मैंने ऐसे कैसे लिख चुका हूं मैं, और क्या हम जानते हैं वो लिख चुका है। देखो V दे रखा है मेरे पास, लेकिन डेल्टा चाहिए ना, तो मैं कह रहा हूं यहां कि अवकलज संकारक की परिभाषा से, अवकलज संकारक की परिभाषा से, जैसे ही मैंने अवकलज संकारक की परिभाषा ली, क्या आती है भाई कि डेल वेक्टर इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड, या सॉरी वाई, कि डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड। समीकरण दे देता हूं मैं इसको 3। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ जाओगे अच्छे से? आगे देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की तो देखो मेरे पास क्या जाएगा कि E वेक्टर इक्वल टू माइनस, और डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे भाई हम? आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड, और साथ में क्या है भाई पहले से V लिखते हैं यहां। आगे देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि E वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप डेल V अपॉन में डेल एक्स माइनस जे कैप डेल V अपॉन में डेल वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का के कैप डेल V अपॉन में डेल जेड। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? जैसे ही मैंने ये वैल्यू लिखी, इसको समीकरण मैंने 4 दे दिया। समझ गए यहां तक? आगे देखो, मैं यहां कह रहा हूं कि डेल V अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, और V की जगह V की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई और जेड तो दोनों एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, एक्स का करोगे तो कितना देगा? 2x। डेल V अपॉन में डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स और जेड तो सॉरी यहाँ वाई आएगा, एक्स और जेड तो कांस्टेंट है
तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना जाएगा 2y, और डेल v अपॉन में डेल z करना चाहूं मैं तो डेल अपॉन में डेल z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है ना। समीकरण एक से कितनी वैल्यू आ गई भाई, x और y तो कांस्टेंट है, z के रेस्पेक्ट में z का कर दोगे तो 2z। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 दे सकता हूं क्या, समझ जाओगे यहां तक। समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर, जैसे ही 5 से उठा के मान आपने 4 में रखा तो क्या आ गया आपके पास कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप, और कितना आ रहा था भाई डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 2x, तो 2x माइनस जे कैप डेल वी अपॉन में डेल वाई की वैल्यू 2y माइनस के कैप, और डेल वी अपॉन में डेल जेड की वैल्यू डेल वी अपॉन में डेल जेड की वैल्यू 2z। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि ई वेक्टर इक्वल टू माइनस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। सिर्फ क्या किया है मैंने, तीनों में से माइनस को कॉमन लिया है, तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई नहीं आई, समझ जाओगे। पहला काम हो चुका है हमारा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या कहा है आगे, एवं इसका संरक्षी परीक्षण भी करो। संरक्षी परीक्षण और करना है, किसका करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखते हैं हम कैसे होगा संरक्षी परीक्षण। संरक्षी परीक्षण करना है तो संरक्षी क्षेत्रों का कर्ल कितना होता है भाई, शून्य। तो हम कह देते हैं कि चूंकि संरक्षी क्षेत्रों का कर्ल शून्य होता है, इसलिए कर्ल ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बताओ, या इसको हम ये भी कह सकते हैं क्या कि डेल इंटू ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाए 0, क्योंकि डेल का ये कर्ल को डेल इंटू लिख सकते हैं क्रॉस में। अब देखो हमारे को पता है कि डेल की वैल्यू तो तुमने थोड़ी देर पहले ली थी ना, वो इक्वेशन नंबर कौन सी आई थी आपके पास, ये दिख भी रहा है थोड़ा सा, समीकरण 3 कि समीकरण 3 और लास्ट समीकरण ये आपके पास 6। समीकरण 3 व समीकरण 6 से जैसे लिखा आपने तो डेल वेक्टर ई वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड। ठीक है भाई, ई वेक्टर की वैल्यू 2x 2y 2z, तो माइनस 2x 2y 2z। कोई दिक्कत है भाई यहां तक, खोल लो इसको। डेल वेक्टर इंटू ई वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप के लिए कॉलम रो गायब, तो आपके पास आ गया डेल अपॉन में डेल वाई माइनस का 2z माइनस डेल अपॉन में डेल जेड 2y। डेल अपॉन में डेल जेड और माइनस का 2y। जे कैप के लिए ये कॉलम ये रो गायब, तो आपके पास क्या आ गया डेल अपॉन में डेल एक्स
माइनस का 2z माइनस डेल अपॉन में डेल ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये होंगे ना, डेल z और माइनस का 2x। कोई दिक्कत है? आगे बच्चों यहां देखो, इसके कैप के लिए ये और ये गायब, तो आपके पास आ गया डेल अपॉन में डेल z और ये आ गया माइनस का 2z माइनस, सॉरी 2z नहीं 2y आ गया आपके पास कि ये और ये मल्टीप्लाई, तो ये और ये भी होंगे ना, तो भाई डेल अपॉन में डेल y और यहां कितना आ गया माइनस का 2x। करा दे इनको मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आ गया भाई, डेल वेक्टर इंटू ई वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2 तो कॉमन आ गया और माइनस का 2 बाहर आ जाता है, तो आपके पास आ गया डेल z अपॉन में डेल y माइनस डेल y अपॉन में डेल z आई कैप माइनस जे कैप डेल z अपॉन में डेल x माइनस डेल x अपॉन में डेल z माइनस, सॉरी यहाँ माइनस को मिला तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस का 2 और यहां से माइनस का 2 बाहर आ गया, तो आपके पास आ गया डेल y अपॉन में डेल z माइनस डेल x अपॉन में डेल y के कैप। समझ जाओगे यहां तक? आगे देखो भाई, हम कह रहे हैं वही बात कि x y व z स्वतंत्र चर है। अगर स्वतंत्र चर है तो इसलिए हमारे पास क्या जाएगा कि डेल z अपॉन में डेल y अपॉन में डेल z अपॉन में डेल x अपॉन में डेल z या डेल y अपॉन में डेल z या डेल x अपॉन में डेल y, क्योंकि आपको किसी दूसरे के सापेक्ष अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि वो अगर स्वतंत्र चर है तो वो फलन उसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों 0। अगर ये वैल्यू 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया कि डेल वेक्टर इंटू ई वेक्टर इक्वल टू 0। तो अब बताओ ये बात सिद्ध हुई नहीं हुई? तो हम कह सकते हैं कि संरक्षी परीक्षण कर लिया हमने, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई थी वो एक संरक्षी क्षेत्र है। समझ जाओगे यहां तक? कोई प्रॉब्लम है भाई? आगे देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रखा है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि ये वैल्यू हमारे को सिद्ध करनी है। मैं उठाता हूं, देखो इसको एक बार। देखो भाई चौथे क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है हमारे को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि E1 कैप इक्वल टू H2H3 डेल U2 इंटू डेल U3 डेल U2 इंटू डेल U3। कोई दिक्कत है क्या भाई यहां तक? ये बात हमारे को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखो एक छोटा सा काम, सबसे पहला क्या कह रखा है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र दे रखा है ना, मैं लिखता हूं यहां, क्योंकि हम जानते हैं कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अवकलज संकारक
अवकलज संकारक, क्योंकि मेरा पहला काम डेल U2 डेल U3 निकालना है, तो सबसे पहले डेल्टा चाहिए। अवकलज संकारक आ जाएगा डेल इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन में H3 डेल अपॉन में डेल U3। लंबिक वक्र देखिए निर्देश तंत्र में, बताओ अवकलज संकारक ये होता है नहीं होता? समझ में आ जाएगा यहाँ तक? इसको मैंने दे दिया भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ जाओगे। आगे देखो मैं क्या कह रहा हूं, लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक कितने होते हैं भाई? U1 U2 U3। बताओ U1 U2 U3 होते नहीं होते? इसलिए समीकरण 1 से U1 की संक्रिया कराने पर, जैसे ही मैंने U1 की संक्रिया करवाई, देखो कितना रहेगा, डेल U1 इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1 डेल अपॉन में डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन में H3 डेल अपॉन में डेल U3। और बताओ साथ में किसकी संक्रिया करवानी है? U1 की। तो बताओ बच्चों यहाँ U1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आगे क्या आ गया आपके पास कि डेल U1 इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1 डेल U1 अपॉन में डेल U1 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं अंदर। आगे देखो प्लस E2 कैप अपॉन में H2 डेल U1 अपॉन में डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन में H3 डेल U1 अपॉन में डेल U3। समझ में आ गया यहाँ तक? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। कोई दिक्कत है भाई? आगे देखो भाई, यहाँ मैं कह रहा हूं कि U1 U2 व U3 स्वतंत्र चर हैं, स्वतंत्र चर हैं। इसलिए अगर ये U1 U2 U3 स्वतंत्र चर हैं तो डेल U1 अपॉन में डेल U1 सेम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वैल्यू 1, डेल U1 अपॉन में डेल U2 या डेल U1 अपॉन में डेल U3, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ जाओगे यहां तक? आगे देखो भाई, इसलिए समीकरण 2 से जैसे ही ये वैल्यू आपने समीकरण 2 में रखी तो आपके पास क्या आ गया कि डेल U1 इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1, E1 कैप अपॉन में H1, इसकी जगह तो आ गया 1, आगे आ गया प्लस E2 कैप अपॉन में H2 और इसकी जगह कितना आ गया भाई? 0 प्लस E3 कैप अपॉन में H3 और इसकी जगह कितना आ गया? 0। समझ जाओगे क्या यहाँ तक? आगे देखो क्या आ गया अब आपके पास कि डेल U1 इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1 और ये तो 0 0 0 जाएंगे। देखो आगे अब क्या आ जाएगा हमारे पास, वज्र गुणा कराते हैं यहां से तो मेरे पास आ जाएगा कि E1 कैप इक्वल टू H1 इंटू डेल U1, H1 इंटू डेल
u1। समझ जाओगे यहां तक। इसी प्रकार क्या आ जाएगा आपके पास कि E2 कैप इक्वल टू H2 इंटू डेल U2, E3 कैप इक्वल टू H3 इंटू डेल U3। इनको बताओ समीकरण कितने आ गए थे आपके पास भाई? 5। इसको दे देता हूं मैं समीकरण 6। समझ जाओगे। आगे कह रहा हूं मैं सदिश गुणन की परिभाषा से या सदिश गुणन के गुणधर्म से, सदिश गुणन के गुणधर्म से। और सदिश गुणन का गुणधर्म क्या जाएगा? E1 कैप इक्वल टू E2 कैप इंटू E3 कैप। E1 का E2 कैप और E3 को गुणा कराओगे तो E1 कैप आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कराते हैं भाई। तो देखो E1 कैप इक्वल टू E2 कैप, E2 कैप की वैल्यू H2 इंटू डेल U2, H2 डेल U2 इंटू E3 कैप H3 डेल U3। तो बताओ क्या कोष्टेंट को मैं बाहर ले लूं क्या? H1 सॉरी H2 H3 तो बाहर आ गया, डेल U2 गुणा डेल U3 बचेगा नहीं बचेगा? क्या यही सिद्ध करवाया था क्या हमारे से? हो गया सिद्ध। तो क्या आ गया भाई? इति सिद्धम, हैंड्स प्रूफ। देखो बच्चों ये लास्ट प्रॉब्लम और बची है हमारी एक, इसको और सोल्व कर लेते हैं हम। कि क्या कह रखा है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि, ये वैल्यू सिद्ध करनी है ना। लिखता हूं मैं ये 5th नंबर का सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। समझ जाओगे यहां तक। देखो सबसे पहले मेरे को ये वैल्यू सिद्ध करनी है तो डेल्टा का मान चाहिए, ए वेक्टर का मान चाहिए, आर वेक्टर का मान चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा था वैसे वैसे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अवकलज संकारक। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में बताओ भाई अवकलज संकारक कितना आ जाएगा? कि डेल्टा इक्वल टू E1 कैप अपोन में H1 डेल अपोन में डेल U1 प्लस E2 कैप अपोन में H2 डेल अपोन में डेल U2 प्लस E3 कैप अपोन में H3 डेल अपोन में डेल U3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं क्या? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए बताओ डेल्टा की वैल्यू आ गई, ए वेक्टर और बोल देता हूं मैं सदिश क्षेत्र। हम सदिश क्षेत्र की क्या कल्पना करेंगे? सदिश क्षेत्र आ जाएगा मेरे पास कि ए लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र कितना होता है? ए वेक्टर इक्वल टू A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। समीकरण 2 बोल देंगे इसको। समझ जाओगे। आगे क्या बच गया? आर वेक्टर। तो हम कह देते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। और देखो स्थिति सदिश कितना आएगा भाई? आर वेक्टर इक्वल टू E1 कैप H1 U1 प्लस E2 कैप H2 U2 प्लस E3 कैप H3 U3। समीकरण नंबर 3। ये वैल्यू तीनों की तीनों मैंने अपनी लास्ट क्लास में समझाई है, ठीक है ना। वहां से मैंने तीनों वैल्यू लिख दी। अब देखो क्या करना था? ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो मैं कह रहा हूं ए वेक्टर ये रहा और आर वेक्टर ये रहा।
समीकरण 2 व समीकरण 3 का अदिश गुणन कराने पर जैसे ही मैंने समीकरण 2 और समीकरण 3 का अदिश गुणन कराया, क्या आ गया भाई, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप डॉट आर वेक्टर की वैल्यू e1 कैप h1 u1 प्लस e2 कैप h2 u2 प्लस e3 कैप h3 u3। बताओ यही तो है ना, दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट करा दिया हूं मैं। क्या आ जाएगा भाई, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू e1 कैप से e2 कैप से e3 कैप से, अदरवाइज सभी जीरो। तो हमारे पास क्या जाएगा, e1 कैप को e1 कैप से कराया तो e1 कैप तो 1 हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई a1 h1 u1, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ कराया तो e2 तो 1, ये आ गया a2 h2 u2, और इसको इसके साथ कराया तो e3 तो 1 प्लस a3 h3 u3। समझ जाओगे यहां तक। इसको बताओ समीकरण नंबर 4 बोल दे, क्या हो गया काम। ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे को डेल्टा ये लेना है ना। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो ये आ गया समीकरण 4 और समीकरण 1 व समीकरण 4 को गुणा कराने पर, समीकरण 1 व समीकरण 4 का अदिश गुणन कराने पर जैसे ही मैंने अदिश गुणन कराया, मेरे पास क्या जाएगा, डेल्टा डॉट ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू, देखो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये e1 कैप अपॉन में h1 डेल अपॉन में डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन में h2 डेल अपॉन में डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन में h3 डेल अपॉन में डेल u3। और बताओ साथ में क्या चल रहा है, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू ये है ना, कितनी आ गई भाई, a1 h1 u1 प्लस a2 h2 u2 प्लस a3 h3 u3। कोई दिक्कत है भाई यहां तक। जैसे ही मैंने आगे सोल्व किया तो डेल डॉट ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू, देखो e1, ये देखो u1 वाला u1 से कराओगे तो ही वैल्यू आएगी, अदरवाइज में सब में जीरो। तो हमारे पास क्या जाएगा कि e1 कैप अपॉन में h1 डेल अपॉन में डेल u1, पहला u1 वाला a1 h1 u1, ठीक है, प्लस e2 कैप अपॉन में h2 डेल अपॉन में डेल u2, और ये क्या देना जाएगा भाई, इसकी जगह है a2 h2 u2 प्लस e3 कैप अपॉन में h3 डेल अपॉन में डेल u3, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, a3 h3 u3। देखो मैंने क्यों किया है यहां, अगर मैं u2 लेता u3 के साथ भी मल्टीप्लाई कराता u1 वाले को तो वैल्यू जीरो होती है स्वतंत्र तरह से, ऐसे यहां भी जीरो, ऐसे यहां भी जीरो। तो मैंने 1 के साथ 1 लिया है, 2 के साथ 2 लिया है और 3 के रेस्पेक्ट में 3 लिया है। आगे देखना भाई, एक मिनट। देखो यहां कि डेल डॉट ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू
E1 कैप अपॉन में H1, E1 कैप अपॉन में H1, A1 H1 तो बाहर आ जाएगा, A1 H1 बाहर आ गया तो डेल U1 अपॉन में डेल U1 ऐसे इसमें प्लस E2 कैप अपॉन में H2 डेल अपॉन में डेल U2 सॉरी A2 H2 डेल अपॉन में डेल U2 और यहां भी क्या जाएगा U2 और ऐसे तीसरे के लिए प्लस E3 कैप अपॉन में H3 डे और सॉरी A3 H3 डेल U3 अपॉन में डेल U3 समझ जाओगे भाई यहां तक। डेल U1 अपॉन डेल U1 1, डेल U1 अपॉन डेल U2 1, डेल U3 अपॉन डेल U3 वैल्यू 1। आपके पास क्या आ गया कि डेल डॉट A वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू E1 कैप अपॉन में H1 और ये वैल्यू कितनी बच गई 1 हो गई, ये आ गया A1 H1 प्लस E2 कैप अपॉन में H2 ये वैल्यू A2 H2 और ये वैल्यू तो 1 हो गई प्लस E3 कैप अपॉन में H3 और A3 H3 और ये वैल्यू वापस से 1। ठीक है ना। H1 से H1 कैंसिल आउट, H2 से H2, H3 से H3 समझ जाओगे। तो आपके पास क्या आ गया डेल डॉट A वेक्टर R वेक्टर इक्वल टू E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E3 कैप A3। तो अब बताओ डेल वेक्टर ये A R वेक्टर इक्वल टू ये वैल्यू किसकी होती थी इक्वेशन नंबर 2 से A वेक्टर की, ये सिद्ध हुआ है नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारे पास इति सिद्धम हैंस प्रूफ। समझ में आ गया यहां तक। देखो ये क्लास थोड़ी लंबी बेशक है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें जो कठिन हो, मैंने हर क्वेश्चन को एक एक पॉइंट लेके समझाया है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है आप वापस से वीडियो रिपीट करके देख सकते हो सकता है थोड़ा मैं स्पीड में बोला हूं लेकिन फिर भी एक क्लास काफी लंबी हो जाती है अगर और स्लो बोलता तो मैं। ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है पहले आप वीडियो रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे बताओ, मैं कॉल करके जवाब दूंगा इसके लिए 9057159820। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वापस से रिपीट कॉल बैक करके आपको उसको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, जहां तक मेरे से हो सकता है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स अभी और बाकी हैं, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उनको फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, देखना आप। तो थैंक्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले।